हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो दूसरा पार्ट है आपका ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का, उसकी दवाई हम आपके सामने पढ़ेंगे। इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, आपसे भी बताइए। इससे पहले हम आपका सिंपैथेटो पैरासिम्पैथेटो माइमेटिक दवा, है ना, जो कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग के समान कार्य करती है। उसमें कितने प्रकार पढ़े थे, फटाफट बताइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में घुस जाइए। डायरेक्ट किनको बोलते हैं? जो डायरेक्ट आपके रिसेप्टार पे काम करते हैं। कौन कौन से रिसेप्टार होते हैं? आपका एन एम रिसेप्टार, ठीक है, एन एन रिसेप्टार, और आपके M1 M2 M3 रिसेप्टार। तो जो इन रिसेप्टार पे काम करती है वो कैसी होती है? वो डायरेक्ट एक्टिंग होती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी होती है? जो कि रिसेप्टार पे काम नहीं करती है, वो इनडायरेक्ट होती है। कौन सी हो सकती है? जो आपके एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज के लेवल को ऊबड़ खाबड़ करती है, कम ज़्यादा करती है, ठीक है। तो वो आपकी इनडायरेक्ट एक्टिव होने वाली है। इनडायरेक्ट एक्टिव कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल पढ़ रहे थे हम लोग। रिवर्सिबल कितने प्रकार की होती है? रिवर्सिबल भी दो प्रकार की होती है, आपका वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल हम आपके सामने पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम कौन सी दवा स्टार्ट करेंगे? वाटर सोल्यूबल होगी। कौन सी होगी वाटर सोल्यूबल में? रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल में कौन सी होगी? इनडायरेक्ट एक्टिंग होगी। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होगी? पैरा सिंपैथेटो माइमेटिक ड्रग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम इस टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला था? वाटर सोल्यूबल। कौन सा होने वाला है? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी कौन सा होने वाला? आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में कौन सा होने वाला? आपका पैरा पैरा सिंपैथेटो माइमेटिक ड्रग, ठीक है। आप समझ जाइएगा इसका मतलब। अब साहब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आपका आपका लिपिड सोल्यूबल दवाओं में जैसे हमने क्या बोलते हैं अपना फिजिस्टिकमाइन पढ़ा था, हमने डोनेपेजिल पढ़ा था आपका, ठीक है। तो गैलेंटेमाइन भी हमने पढ़ा था। ये कुछ दवाई हमने आपकी लिपिड सोल्यूबल में पढ़ चुके हैं। अब हम वाटर सोल्यूबल की बात करते हैं। आइए वाटर सोल्यूबल सबसे पहले दवा का हम नाम लिखते हैं। आप उनका नाम सुन चुके हो। नियोस्टिकमाइन, आपका नाम ने इसका नाम सुना है? नियोस्टिकमाइन। नियोस्टिकमाइन। नियोस्टिकमाइन है माइन, ठीक है। दूसरा पायरिडोस्टिकमाइन। पायरिडोस्टिक डोस्टिक माइन, ठीक है, पायरिडोस्टिक माइन। हिड्रोफोनियम। 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 तो ये क्या है? ये वाटर सोल्यूबल दवा होने वाली है। कौन सी दवा होने वाली है? ये वाटर सोल्यूबल दवा होने वाली है, ठीक है। ये कौन सी दवा होने वाली है? वाटर सोल्यूबल दवा होनी चाहिए। वाटर सोल्यूबल दवा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है क्या? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। अगर एक बात बताओ, कोई पेशेंट है जिसको ग्लूकोमा हुआ है, ग्लूकोमा में हम ये दवा देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगी, तो आंखों में नहीं जाएगी, तो ग्लूकोमा में कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आइए इनकी इन बातों को लिख लेते हैं कि डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस नहीं कर पा रही है तो मतलब आंखों में भी एंटर नहीं करेगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कैनॉट एंटर इन, कहाँ पे? आई में, ठीक है। सो सो नॉट यूज इन ग्लूकोमा। तो इसको हम ग्लूकोमा में भी यूज नहीं करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटर सोल्यूबल दवा की बात कर रहे हैं। वाटर सोल्यूबल कौन सी वाली? रिवर्सिबल दवा की हम बात कर रहे हैं। कौन सी रिवर्सिबल? इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट में कौन सी? पैरा सिंपैथेटो माइमेटिक ड्रग की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप वैसे वैसे रिवाइज भी करिएगा। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद होए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। आगे चलते हैं हम लोग। हम बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की। एक बार देखो यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या होता है साहब? यहाँ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जैसे एक सिनेप्स का मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे एक रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है? एन एम रिसेप्टर है। यहाँ पे भी एन एम रिसेप्टर है, यहाँ पर भी एन एम रिसेप्टर है। साहब क्या हुआ? कुछ एंटीबॉडी आई। कौन एंटीबॉडी आने के बाद में यहाँ पर उन्होंने क्या करा
इस रिसेप्टार को ही ब्लॉक कर दिया, इस रिसेप्टार को ही क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मतलब गुंडे ही गुंडे आ गए हैं, अपनी ही इम्यूनिटी के द्वारा बनाए गए गुंडे ही गुंडे आ चुके हैं और ये रिसेप्टर को कवर कर चुके हैं। और क्या हो रहा साहब, यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन भी आ रहा है। ये लो, एसिटाइल कोलाइन आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुका है। ठीक है, एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे भी आ चुका है, एसिटाइल कोलाइन यहाँ पर भी आ चुका है। अब साहब ये एसिटाइल कोलाइन इसके आसपास जाता है और ये गुंडे इसको डरा के धमका के दूर भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कवर कर रखा है रिसेप्टर को। एक दो गुंडे हैं, ज़्यादा नहीं है, ये गुंडे बहुत सारे हैं लेकिन एसिटाइल कोलाइन की मात्रा कम है, तो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पा रहा। आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कुछ लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, एसिटाइल कोलाइन की संख्या बढ़ाने वाले। कैसे बढ़ाने वाले? क्योंकि हम एसिटाइल कोलाइन जो एस्ट्रेज है आपका, एसिटाइल कोलाइन एक एंजाइम है, एस्ट्रेज एक एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने से क्या होगा, ये कहीं ना कहीं तोड़ेगा नहीं, किसको नहीं तोड़ेगा, एसिटाइल कोलाइन को नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन की मात्रा बढ़ेगी। इसकी मात्रा बढ़ेगी, एसिटाइल कोलाइन की मात्रा बढ़ेगी, एसिटाइल कोलाइन की मात्रा बढ़ेगी। अब जिस ऑटो इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई थी इन रिसेप्टर के खिलाफ और इसको कवर कर लिया था, अब वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे मात्रा ज़्यादा हो चुकी एसिटाइल कोलाइन की, तो ये कहीं ना कहीं अटैक करेंगे इसके ऊपर और कहीं से किसी भी छिद्र से किसी भी जुगाड़ लगा के एनएम रिसेप्टर तक पहुँचेंगे और इसको स्टिमुलेट करेंगे। और माइस्थेनिया ग्रेविस में हमें करना क्या है, हमें कैसे भी करके एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट तो करना है, तो उससे क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस में उसमें क्या हुआ, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एन एम रिसेप्टर। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि साहब जो आपका ये जो डिजीज है, जो माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसा डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी ने क्या किया, एनएम रिसेप्टर को बाइंड कर लिया, उसको कवर कर लिया। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि एंटीबॉडी बाइंड हो गई है, बाइंड विथ एन एम रिसेप्टर। ठीक है, इससे क्या हुआ, रिसेप्टर से बाइंड हो चुकी है, तो जो थोड़ी सी एंटी आपके जो एसिटाइल कोलाइन थे वो रिसेप्टर से जाके नहीं जुड़ेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, मसल्स कमज़ोर होएगी। तो इस बात को भी लिख लेते हैं हम। तो इसके बाइंड नहीं होने से क्या हुआ, एसिटाइल कोलाइन जो था अनेबल टू बाइंड या अनेबल टू स्टिमुलेट एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने में अनेबल। इससे क्या होएगा, इससे कहीं ना कहीं जो मरीज है उसकी जो मसल्स है उसमें वीकनेस देखने को मिलेगा। तो मैं लिख लूँ कि मसल वीकनेस। मतलब आपने ऐसा कुछ किया मरीज के साथ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ने, आपकी जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें ऐसा कुछ हुआ कि मसल्स वीक हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी माइस्थेनिया ग्रेविस की कहानी हो गई। यहाँ पे आपको मसल वीकनेस देखने को मिला। अब एक डिजीज होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस की हम बात करेंगे आपके सामने। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो रिसेप्टर था, एनएम जो रिसेप्टर था वो ओवर स्टिमुलेट हो गया था। मतलब एनएम रिसेप्टर क्या हो गया, ओवर स्टिमुलेट हो गया। और जब याद रखो, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है तो बहुत जल्दी कमज़ोर भी हो जाता है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है तो बहुत जल्दी कमज़ोर भी होता है। मतलब एनएम रिसेप्टर अगर ज़्यादा स्टिमुलेट होएगा तो भी मसल्स में क्या देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, मसल्स वीकनेस। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप यहाँ डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, आपके सामने मसल्स वीक है। अगर आप माइस्थेनिया ग्रेविस की कहानी पढ़ेंगे तो भी वहाँ मसल्स वीकनेस है, और कोलिनर्जिक क्राइसिस की कहानी पढ़ेंगे तो भी वहाँ मसल्स वीकनेस है। एंड में हमें मसल्स कमजोर ही मिली।
तो क्या करें फिर, कैसे भी करके हमें समझ में तो आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम छोटा सा मेनोमिक देख लेते हैं, छोटी सी हम एक वो देख लेते हैं। ये माइस्थेनिया ग्रेव्स की कहानी हो गई, इधर कोलिनर्जिक क्राइसिस की कहानी हो गई। तो आइए हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं, हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले याद करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की। यहाँ पे हम देंगे इड्रोफोनियम। एक टेस्ट होता है टेंसिलोन टोस्ट की हम बात करते हैं। कैसा टेस्ट? टेंसिलोन टोस्ट। वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल एक दवा देते हैं जिसका नाम है आपका इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम क्या है? एक इड्रोफोनियम एक एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज ब्लॉकर है। ठीक है, ये दवा इसको ब्लॉक करके करती क्या है? एसिटाइल कोलाइन के लेवल को बढ़ाती है कहीं ना कहीं। इससे क्या होता है? इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और एक कंडीशन में खराब कंडीशन आने वाली है। साहब ये कितने समय के लिए काम करता है हाइड्रोफोनियम? ये लगभग 10 मिनट के लिए काम करने वाला आपका कौन? हाइड्रोफोनियम। तो इसको मैं लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोफोनियम की, हाइड्रोफोनियम जिसके बारे में मैं आपको अभी लिखा चुका हूँ कि हाइड्रोफोनियम कितनी देर काम करता है। साहब 10 मिनट के लिए काम करता है। इधर भी मैंने क्या दिया? हाइड्रोफोनियम। क्या दिया? इधर भी हाइड्रोफोनियम हमने दिया। यहाँ पे अगर हम माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हुआ था? माइस्थेनिया ग्रेविस में जो दवा थी या जो एक्स्ट्रा कोलाइन था वो एनएम रिसेप्टर के पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कवरिंग हो गई थी एंटीबॉडी की। लेकिन अब हमने एसिटाइल कोलाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो गुंडों का क्या? गुंडे अब कहीं ना कहीं दबेंगे। गुंडे अब अपना काम नहीं करेंगे, तो जो एनएम रिसेप्टर है वो थोड़ा बहुत ऐसे साइड में देखने को मिलेगा, अंदर अपना एस्ट्रा कोलाइन जाएगा और एनएम को स्टिमुलेट करेगा, और यही हमें करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन होगी ना जो इम्प्रूव होगी। क्या होगा यहाँ पे? कंडीशन इम्प्रूव होएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि जो एसिटाइल कोलाइन की मात्रा ज़्यादा हुई थी उससे क्या होगा? इस रिसेप्टर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया था। अब आपने फिर से एसिटाइल कोलाइन बढ़ा दिया तो अब और ज़्यादा खराब कंडीशन होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वर्ष होएगा, वर्ष होएगा। क्योंकि मैं जनरली जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ जनरली कि माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो एसिटाइल कोलिन का लेवल है वो जनरली क्या होता है? कम होता है। और कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है? एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा होता है। और हाइड्रोफोनियम का जो मेन काम क्या है? हाइड्रोफोनियम का मेन काम ही क्या है कि साहब एसिटाइल कोलिन को बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर बढ़ाएगा तो एक में तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और एक में थोड़ा फायदा मिलने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब हम कुछ और देखते हैं। आपने क्या किया? आपने क्या किया? स्टार्ट किया। आपने क्या किया? स्टार्ट किया। स्टार्ट द ट्रीटमेंट, स्टार्ट द ट्रीटमेंट विथ नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन एक दवा है, नियोस्टिगमाइन। सबसे पहली बात फिर से आपके सामने रिवाइज करवा रहा हूँ, नियोस्टिगमाइन कैसी दवा है साहब? ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल में भी आगे अगर हम थोड़ा और पढ़े तो कैसी दवा है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में इनडायरेक्ट एक्टिंग है, और इनडायरेक्ट एक्टिंग में भी कौन सी है आपका? पैरासिम्पेथोमाइमेटिक। आपको कभी कभी क्या कन्फ्यूजन होएगा? कैसा कन्फ्यूजन होएगा कि सर मैं इसको इनडायरेक्ट बोलूँ या डायरेक्ट बोलूँ? तो आप सीधी सी रिसेप्टर को याद करिए। अगर वो रिसेप्टर पे काम करिए के एन एम एन एन, ठीक है, और आपका M1 M2 M3 पे डायरेक्ट काम कर रही है तो वो क्या होगी? डायरेक्ट हो गई। और वो आपका इन रिसेप्टर पे काम नहीं कर रही है, वो जैसे आपका कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है इस पे काम करके एसिटाइल कोलिन की लेवल को बढ़ा रही है, तो वो कैसी हो जाएगी? इंडायरेक्ट होगी। यहाँ पे जो नियोस्टिगमाइन ये क्या करती है? ये सेम आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करती है, ब्लॉक करती है। तो उसकी सहायता से ये क्या करती है? उसकी सहायता से ये आपके शरीर में एसिटाइल कोलिन की मात्रा को बढ़ाती है। तो आपको इस आपने क्या दिया? आपने ट्रीटमेंट दिया। किसका ट्रीटमेंट दिया? नियोस्टिगमाइन का आपने क्या किया? यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, नियोस्टिगमाइन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। इससे क्या होएगा साहब? इससे इनहिबिट होएगा। इनहिबिट क्या? एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एक एंजाइम होता है, वो इनहिबिट होता है। अगर मैं जनरली ब्रैकेट में लिखूँ तो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज ब्लॉकर। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ ना, तो ये थोड़ा हो गया। अब आपका एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज अगर ब्लॉक हो चुका है तो क्या होगा? एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ेगा। एसिटाइल कोलाइन का लेवल क्या होगा? एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ेगा। ACH का लेवल शरीर में क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज होगा तो क्या करेगा बताओ? एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। डायरेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो इन्यूस्टिक मैंने क्या किया? इस भाई साहब को इनिबिट किया है। उसके बाद में कहीं ना कहीं ये एनएम रिसेप्टर पे इंक्रीज होने से स्टिमुलेशन आया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टिमुलेट
क्या स्टिमुलेट, एन एम रिसेप्टर, एन एम रिसेप्टर स्टिमुलेट हो चुका है। अब साहब अगर एसिटाइल कोलाइन अगर इंक्रीज हुआ तो बाकी कुछ रिसेप्टर और भी तो होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सब आपका जो मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं, आपका निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, उसमें एन एन रिसेप्टर, एन एम रिसेप्टर, एम वन, एम टू, एम थ्री रिसेप्टर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, अगर एम वन रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो एसिडिटी होगी, एसिडिटी होएगा। अगर एम टू रिसेप्टर हो रहा तो हार्ट रेट कम होएगा ज़्यादा होएगा, हार्ट रेट ऑब्वियसली हार्ट रेट में कमी देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा मरीज में। ठीक है, ओके। और एम थ्री रिसेप्टर में ब्रोंको स्पाम देखने को मिलेगा, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा, ब्लैडर में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रेक्शन को देखने को मिलेगा, और प्यूपिल मियोसिस देखने को मिलेगा, मैड्रेसिस बताइए, मैं पहले पढ़ा चुका हमको साहब, जो प्यूपिल है उसमें मियोसिस देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए आप यहाँ पे मेरी बात, कहानी सुनिएगा आप यहाँ पे। आपको इफेक्ट चाहिए था माइस्थेनिया ग्रेविस में, माइस्थेनिया ग्रेविस में आपको क्या इफेक्ट चाहिए था कि साहब जो एनएम रिसेप्टर के आजू बाजू जो एंटीबॉडी बनी पड़ी है, इस एंटीबॉडी से होकर अगर हमारा एसिटाइल कोलाइन चला जाता है और अगर एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है तो हमें फायदा मिलेगा, माइस्थेनिया ग्रेविस में थोड़ा फायदा मिलेगा। अब साहब हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलाइन की मात्रा का बंद, हमने क्या कर दिया, एसिटाइल कोलाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी, हमने एसिटाइल कोलाइन एस्टेज की क्या कर दिया, उन्हें उसको ब्लॉक कर दिया। अब आपके सामने ये एसिटाइल कोलाइन बढ़ चुका है, तो यहाँ पे हमें फायदा मिल रहा है, लेकिन पास में देखो आपका कुछ और स्टिमुलेशन भी देखने को मिल रहा है, कुछ और रिसेप्टर भी स्टिमुलेट हो रहे हैं। कौन कौन से वाले, आपके एम वन, आपके एम टू और एम थ्री। एम वन अगर गलती से स्टिमुलेट हो गया तो क्या होता है, क्या होता है, एसिडिटी होती है, स्टमक में क्या देखने को मिलता है, एसिडिटी देखने को मिलती है। और अगर एम टू रिसेप्टर होता तो क्या देखने को मिलती है, बताइए फटाफट आप लोग मुझे। आप हार्ट रेट जो होता है, दिल की धड़कन जो होती है वो कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। एम थ्री रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, आंखों में मियोसिस देखने को मिलता है, ब्रोंको स्पाम देखने को मिलता है, ब्लैडर के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपका क्या देखने को मिलेगा, ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ हमें एक्स्ट्रा इफेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। अब साहब हम फायदा चाहते हैं साहब, यहाँ पे हमें क्या चाहते हैं, फायदा चाहते हैं, हमें फायदा मिलना है किससे, माइस्थेनिया ग्रेविस में। लेकिन भेंट स्वरूप हमें और क्या क्या मिल गया, एम वन, एम टू, एम थ्री रिसेप्टर के कुछ कार्य और मिल गए, हमें ये नहीं चाहिए थे। क्या दे दो साहब, आपको पता है एक दवा होती है, क्या होती है, एट्रोपिन, एट्रोपिन दवा होती है। कैसी दवा है, एंटी कोलिनर्जिक दवा है। कैसी दवा है, एंटी कोलिनर्जिक दवा है। ये क्या करती है, ये ब्लॉक करती है, ये ब्लॉक करती है, किसको ब्लॉक करती है, ओनली ओनली एम वन, एम टू और एम थ्री रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। किस किस को ब्लॉक करती है, एम वन, एम टू, एम थ्री रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक करती है। ये किसको ब्लॉक नहीं करती है, ये ब्लॉक नहीं करती है, नॉट ब्लॉक, नॉट ब्लॉक किस किस को, आपका एन एम रिसेप्टर बोल सकते हो, एन एन रिसेप्टर बोलते, इनको ये कहीं भी ब्लॉक नहीं करती है। तो ये लो फायदा मिल गया हमें। हमें क्या चाहिए था, आपके सामने क्या है, आपके सामने माइस्थेनिया ग्रेविस की डिजीज है। हमें क्या करना, माइस्थेनिया ग्रेविस में, माइस्थेनिया ग्रेविस में एन एम रिसेप्टर को किसी भी प्रकार से क्या करना, स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट करना है। अब साहब हमने क्या किया, हमने नियोस्टिगमाइन दे दिया, क्या दे दिया, नियो स्टिगमाइन दे दिया, हमने क्या दे दिया, नियोस्टिगमाइन दे दिया। इस नियोस्टिगमाइन ने क्या किया, एसिटाइल कोलाइन की मात्रा बढ़ाई और एनएम को तो क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, एनएम को तो स्टिमुलेट कर दिया, लेकिन पास में जो बैठे हुए थे आपके एम वन, एम टू, एम थ्री को भी क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, और उससे कई दिक्कतें आ गई। अब क्या करोगे, इसको ब्लॉक करना है, एट्रोपिन, साथ में इसके एट्रोपिन भी दे दो, क्या दे दो, एट्रोपिन। बताओ एट्रोपिन क्यों दे दिया, क्योंकि एम वन को ब्लॉक करता है, एम टू को ब्लॉक करता है, एम थ्री को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो जो हमें चाहिए नहीं था वो एट्रोपिन ने कर दिया। आप समझ में, अगर आपको ये बोला जाता है कि साहब माइस्थेनिया ग्रेविस की दवा बताओ, तो आप बोल सकते हैं कि नियोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन
प्लस आप उसको एट्रोपिन दे दो। क्या दे दो आप उसको? एट्रोपिन दे दो। यहां तक समझ में आई? ये माइस्थेनिया ग्रेविस का हमने क्या पढ़ा? ट्रीटमेंट पढ़ा। अब साहब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊंगा। अगर किसी को कोबरा बाइट करता है, किसी को क्या करता है? कोबरा बाइट करता है, तो ये जब कोबरा बाइट करता है उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो आइए देखते हैं। कोबरा बाइट, कोबरा, कोबरा बाइट। सांप ने काटा, सांप का जहर शरीर के अंदर गया, क्या किया उसने? उसने भी कहीं ना कहीं एन एम रिसेप्टर को ही क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ ताकि आपको याद रहे। कोबरा बाइट जैसे ही करता है, वेनम क्या होगा? वेनम ऑफ, वेनम ऑफ कोबरा, वेनम ऑफ कोबरा, कोबरा गोज टू एनएम जंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या करता है? यहाँ पे जाके ब्लॉक करता है, ब्लॉक एनएम रिसेप्टर। और फिर उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ आप लोग बताइए? वीकनेस हुआ, मसल्स वीकनेस, मसल वीकनेस, मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है किसमें? कोबरा बाइट में। अब आप लोग बताइए मुझे आसानी से, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एनएम रिसेप्टर भी इसमें ब्लॉक हुआ है, मसल्स का वीकनेस भी इसमें देखने को मिला है। ठीक है, तो जो सिम्टम है वो जस्ट लाइक ए माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के समान ही हमें क्या देखने को मिला? इसमें सिम्टम देखने को मिला। तो ट्रीटमेंट भी वैसा ही होएगा इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? हम इसके अंदर क्या करेंगे? सेम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? सेम ट्रीटमेंट। सेम ट्रीटमेंट हम इसमें देने वाले हैं। क्या सेम ट्रीटमेंट? नियोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन और उसके साथ एट्रोपिन। आप सभी को पता होगा एट्रोपिन क्यों दे रहे हैं। मैं छोटी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि मुझे M1, M2 और M3, मुझे M1, M2 और M3 के कार्य नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? इन रिसेप्टर को ब्लॉक मार दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक मार दिया। इनको ब्लॉक कौन करता है? आपका सिलेक्टिव M1, M2, M3। अगर ब्लॉकर आपको कोई पूछता है, ब्लॉकर कोई पूछता है, तो आप क्या बोलोगे? एट्रोपिन का नाम लेंगे। ठीक है, अब मैं एक बात और पूछता हूँ। कोई मरीज है, उसका ऑपरेशन हुआ है। अब साहब ऑपरेशन हुआ है तो आपको पता है उसका जीआईटी सिस्टम वो पैरालाइसिस है, पैरालाइटिक है। ठीक है, पैरालाइटिक इलिस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेता है कि पोस्ट, पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक, पैरालाइटिक इलियस, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि इंटेस्टाइन में कौन सा, या आपके जीआईटी में कौन सा, स्टमक में कौन सा रिसेप्टर होता है? वहां पे कौन सा रिसेप्टर काम करता है? आप सभी को पता है कि M3 रिसेप्टर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। और इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या देते हैं? नियोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन। मतलब कोई पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस की अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी आप क्या दे सकते हैं? नियोस्टिगमाइन दे सकते हैं। कि ये क्या करता है? ये M3 को स्टिमुलेट करता है। कैसे स्टिमुलेट करता है? वो ये एसिटाइलकोलाइन बढ़ाकर स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होएगा? आपको मैंने बताया था, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो M3 स्टिमुलेट होता है तो डायरिया हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होएगा? जो आपका पैरालाइटिक इलियस है वो कहीं ना कहीं ट्रीट होएगा। एक और कंडीशन होती है, कोई मरीज है जिसका ऑपरेशन हुआ है, उसका पेशाब रुका हुआ है, रुका पड़ा है। ठीक है, पेशाब नहीं हो रहा है क्योंकि ऑपरेशन हुआ उसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन की हम बात कर रहे हैं। और अगर इस रिटेंशन की हम बात कर रहे हैं तो बताइए आपका ब्लैडर पे कौन सा रिसेप्टर होता है?
साहब ब्लेडर पे जो रिसेप्टर होता है, आप पढ़ के आ रहे हैं, आप सभी को बता चुका हूँ मैं ये चीज़ें ना, दोबारा रिपीट नहीं करनी अपने को। M3 रिसेप्टर होता है, इसको स्टूमुलेट करने से क्या होता है, ये रिसेप्टर अगर स्टूमुलेट होता है यानी M3 स्टूमुलेशन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो मसल्स है उस पर फोर्स पड़ेगा, मसल्स कॉन्टैक्ट होगी, ब्लेडर कॉन्टैक्ट होएगा, तो फिर क्या होएगा, उस कंडीशन में भी आप नियोस्टिग्माइन दो, क्योंकि हमें ऐसा कार्य करवाना है, हमें नियोस्टिग्माइन देखकर उसके ब्लेडर से ब्लेडर को कॉन्टैक्ट करवा के M3 को स्टिमुलेट करवा के यूरिन पास करवाना है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केस है, यूरिनरी रिटेंशन का केस है, तो नियोस्टिग्माइन दे दो, नियोस्टिग्माइन दे दो। यहाँ तक आपको समझ में आई? ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये कुछ हमने आपके वाटर सोल्यूबल दवाइयाँ पढ़ी। कौन कौन सी वाटर सोल्यूबल हमने दवाई पढ़ी, नियोस्टिग्माइन हमने पढ़ा, पायरिडोस्टिग्माइन हमने पढ़ा, ठीक है, इड्रोफोनिम हमने पढ़ा। तो ये कुछ हमने क्या पढ़ी, ये हमने लिप वाटर सोल्यूबल, रिवर्सिबल, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पेथेटोमाइमेटिक पढ़ी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब साहब हम कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और कौन सी दवाइयाँ। आप एक चीज़ बताइए, आपने वेक्यूरोनियम का नाम सुना है, एट्राकोरियम का नाम आपने सुना है, तो ये हम कब देते हैं, जब एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब एनेस्थीसिया दवाओं की सहायक दवाइयाँ होती है, कुछ एडजक्ट एडजक्ट दवाइयाँ होती है कुछ, तो ये सहायता करती है। तो ये किस लिए सहायता करती है, वो एनएम को ब्लॉक करने में सहायता करती है, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो हम देख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हम लोग, रिवर्सल ऑफ नॉन डीपोलराइज, नॉन डीपोलराइज, पोलराइजिंग तो नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेशन। अगर आपने ऑपरेशन थिएटर में काम किया है तो वहां पे आप कुछ दवाइयां देखते हो, अट्राकोरियम, अट्राकोरियम, अगर आपने इस दवा के बारे में सुना होगा, अट्राकोरियम। एक दवा होती है पैनकोरियम या कुरोनियम, ठीक है, अट्राकोरियम हो गया, पैनकोरियम हो गया। तो अब अगर इन दवाइयों की बात करूं, वेक्यूरोनियम हो गया, ठीक है, इन दवाइयों की अगर मैं बात करूं, ये दवाई क्या करती है, ये क्या करती है, एनएम को ब्लॉक करती है, ये क्या करती है, एनएम को ब्लॉक करती है, एनएम को क्या करती है, ब्लॉक करती है, एनएम को ब्लॉक कर देती है। अब साहब हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं एनएम को जो ब्लॉक हो चुका है उसके कार्य को रिस्टोर करना है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ है एट्राकोरियम, पेनकोरियम, ये दवाइयाँ कब दी जाती है, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होती है, क्योंकि आपका मसल वीक या रिलैक्स होती है, क्योंकि आपने एनएम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इंटूबेशन करने में मदद मिलती है, पेशेंट का जो श्वास नली की जो मसल्स है इंटूबेट करने में आसानी मिलती है, रिलैक्स हो जाती है, आसानी से 82 आप अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम अब जो एनेस्थीसिया आ चुका है उसको इफेक्ट को कम करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है, तो साहब यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा। ये एनएम जो ब्लॉक हो चुका है, इस एनएम ब्लॉक हुए को हम क्या करना है, रिवर्सल करना है। तो यहाँ पर भी आप नियोस्टिग्माइन और आपका फिजियोस्टिग्माइन दोनों दे सकते हो। मतलब आप इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इस न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉक हो चुका है इसको ट्रीट करेंगे। तो आप क्या करिए, यूज करिए, क्या यूज करिए आप, नियोस्टिग्माइन और पाइरिडोस्टिग्माइन, नोट फिजियोस्टिग्माइन, मैंने शायद फिजियोस्टिग्माइन बोला होगा पीछे अभी, नोट फिजियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती है, ये दोनों क्या करती है, एसिटाइल कोलाइन के लेवल को बढ़ाने वाली है, एसिटाइल कोलाइन के लेवल को बढ़ाने वाली है। अब वही बात आ गई कि साहब आपने एन एम रिसेप्टर का ब्लॉकेज तो खोल दिया, लेकिन आपने M1 M2 M3 को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है, उनको स्टिमुलेट करके आपने कुछ सिस्टम को अफेक्ट किया है। तो आप इसके साथ और क्या दे दो, एट्रोपिन दे दो। जब आप एनेस्थीसिया में काम करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ये दवाइयाँ दी जाती है, और इन दवाइयों से जो एनेस्थीसिया आया था उसका इफेक्ट को भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है।
आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो यहाँ तक हम कुछ रिवर्सिबल, ध्यान सुनना, रिवर्सिबल में लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज का होएगा वो होएगा इररिवर्सिबल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा दूसरा, वो होएगा इररिवर्सिबल एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इनहिबिटर। इसकी हम बात करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आना चाहिए, मेरा पूरा प्रयास होगा आपको समझाने का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक, इररिवर्सिबल इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है, मतलब वही एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को क्या ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब परमानेंट रूप से क्या किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। वहाँ परमानेंट नहीं था, हम कुछ दवाइयाँ दे के उसके इफेक्ट को कम कर पा रहे थे, लेकिन ये परमानेंट होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगा तो आपके सामने किसकी बात करूँगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट की। ऑर्गेनोफॉस्फेट ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करूंगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट, आप अगर किसान हो, खेती करते हो, तो इंसेक्टिसाइड अगर आपने पढ़ा है तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ही है। तो इसमें अगर क्या आता है, इसमें कुछ दवाइयों के नाम आते हैं, जैसे मेलाथियोन, माता और पिता इसमें आते हैं, माता और पिता, मेलाथियोन और पैराथियोन। तो ये कुछ माता और पिता ऑर्गेनोफॉस्फेरस में आते हैं और ये परमानेंट इफेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, ये परमानेंट काम करते हैं, ये हटते नहीं है। और ऑर्गेनोफॉस्फेर के साथ साथ ही एक आपका होने वाला है कार्बामेट, दूसरा कार्बामेट, ठीक है, ये भी क्या है, ये इरिवर्सिबल एक्ट करेगा, आपका इनडायरेक्ट एक्ट करने वाला है, लेकिन एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को ही परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। तो इसमें कौन कौन सी आती है, कार्बाइल, ठीक है, कार्बाइल इसके अंदर आने वाला है। ये क्या करेंगे, परमानेंट एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को ब्लॉक कर देंगे। अब साहब हम आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या, ध्यान से सुनिएगा, इसकी हम बात कर रहे वो है आपका ऑर्गेनोफॉस्फर। सुनो, हम एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ, हम दोनों की बात कर लेते हैं एक बार। ऑर्गेनोफॉस्फरस और प्लस कार्बामेट, इन दोनों की बात करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फरस और कार्बामेट, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये क्या हाईली लिपिड सोल्यूबल है, कैसे है, हाईली या हायर, हाई लिपिड सोल्यूबल, हाई लिपिड सोल्यूबल है। तो बताओ ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करता है किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। ये इतना खतरनाक तरीके से वो लिपिड सोल्यूबल है, अगर आप किसी खेत के अंदर जाके इस इंसेक्टिसाइड को अगर डाल रहे हो, पौधों पे डाल रहे हो, तो ये आपकी स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाता है। इतना खतरनाक का आपका ऑर्गेनोफॉस्फरस और कार्बामेट। ठीक है, तो आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत खतरनाक बात है। कई कई लोगों को तो पढ़ते पढ़ते भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आइए एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, थोड़ा एक प्रोसीजर देखते हैं। हमने क्या किया, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एक एंजाइम होता है, इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक भी कौन सा वाला किया, परमानेंट हमने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। अब साहब यहाँ पे हमने इसको परमानेंट ब्लॉक किया, तो बताओ एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ेगा, और कैसा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है, कोई माँ बाप कोई नहीं है रोकने वाले, अब तो अपनी मर्जी करेंगे। एसिटाइल कोलाइन का लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया, बढ़ने वाला है। तो अगर मैं बात करूं एसिटाइल कोलाइन का लेवल अगर बढ़ रहा है, तो अगर M1 रिसेप्टर पे जाके काम करेगा तो क्या करेगा, ये शरीर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम एक बार M1 रिसेप्टर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम M2 रिसेप्टर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम M3 रिसेप्टर लिख लेते हैं। अगर ये M1 रिसेप्टर पे जाके काम करता है तो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है HCl के लेवल को, एसिडिटी करवाएगा।
M2 रिसेप्टर आप बताइए ये क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा और बीपी को भी कम करने वाला है। M3 रिसेप्टर पे एक्टिव होएगा क्योंकि ये इनको स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट, यहाँ पे भी स्टिमुलेट, यहाँ पर भी स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। M3 रिसेप्टर पे क्या काम करेगा, आंखों पे क्या काम करेगा, आंखें मियोसिस ज्यादा देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगी, कैसी ज्यादा मियोसिस होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है, मैं एक एक बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जो सिक्रेशन है, आपने देखा होगा ग्लैंड के सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं इससे, तो सिक्रेशन की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी सिक्रेशन। तो बताओ जो सेलाइवा है वो बढ़ेगा कम होगा, इंक्रीज होगा, सेलाइवा, सेलाइवा इंक्रीज होएगा। इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ेगा घटेगा, आप लोग बताइए। मैं पहले बता चुका हूँ, M3 को स्टिमुलेट करो, इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ाओ, डायरिया करो, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा मेरे को, डायरिया, डायरिया देखने को मिलेगा। और जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ब्रोनकस में क्या स्थिति होगी, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो ब्रोनको कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोनको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें कब देखने को मिलेगी, जब आपका M1 M2 M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है। एक बात और पूछ लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, पिन पॉइंट पीपल की बात करूँ, पिन पॉइंट पीपल की बात करूँ, तो ध्यान से सुनना, पिन पॉइंट पीपल ओपी में देखने को मिलती है, किस में देखने को मिलती है, ओपी में देखने को मिलती है। ओ का मतलब ऑर्गेनो फॉस्फोरस की पॉइजनिंग होएगा, क्या होएगा, ऑर्गेनो ऑर्गेनो फॉस्फोरस या फॉस्फेट, वो इसके साथ कार्बामेट भी तो लिख लेते हैं, इनकी पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है, ओपियोइड 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 पॉइजनिंग में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और पी की बात कर लेते हैं, आओ पी की बात कर लेते हैं, पी से फिनोल, सबसे पहले फिनोल की पॉइजनिंग में, फिनोल की पॉइजनिंग में देखने को मिल सकता है। आपने पोन्टाइन का नाम सुना है, पोन्टाइन, ब्रेन में पोन्टाइन का अगर हेमरेज हो तो उस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में पेशेंट का प्यूपिल पिन पॉइंट होने वाला है। अब एक प्रश्न मैं आपको लिखाना चाहूंगा, वो प्रश्न आपके लिए काफी सवालों के जवाब लेके आएगा, तो आप उस प्रश्न को लिखिए, उसके जवाबों को देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करिए, वो प्रश्न क्या है, या स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए फार्मर कम्स इन इमरजेंसी with pinpoint with pinpoint pupil, ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन, डायरिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कॉन्टिनेंस, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन। और साथ में जो हार्ट रेट था, वो हार्ट रेट था 220, 220, बीपी था उसका 210 ऑब्लिक, मानो आप 100 मान लो, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड पॉसिबल डायग्नोसिस, पॉसिबल डायग्नोसिस, ओके। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
अब आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि सर पिन पॉइंट प्यूपल, यहाँ पे M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, सिक्रेशन M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, डायरिया M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यहाँ पर भी M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, हार्ट रेट M2 रिसेप्टर की बात हो रही है। ठीक है, बीपी हार्ट रेट से कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्टेक्ट में। तो साहब यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं M3 को रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता हूँ तो ये सारे इफेक्ट मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। समझना क्वेश्चन को ध्यान से। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात वो है, अगर मैं M2 को स्टिमुलेट करता हूँ, अगर मैं M2 को स्टिमुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, मुझे हार्ट रेट कम देखने को मिलना चाहिए था। अगर मुझे बीपी हार्ट रेट को देखूँ तो कम देखने को मिलना चाहिए था। अगर ऐसा होता है, अगर M2 स्टिमुलेट होता है, अगर ये स्टिमुलेट होता है तो मुझे ऐसा देखने को मिलने वाला था। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन में मुझे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से मुझे बीपी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस प्रश्न का जवाब हम आपके सामने देखेंगे। आपके सामने इमरजेंसी में ऐसा मरीज आया, ऐसा क्यों हुआ, मरीज ऐसा मरीज क्यों आया आपके सामने, इसका जवाब हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि क्या इंक्रीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एसिटाइल कोलिन एस्टेज तोड़ने वाला अब है ही नहीं। वो क्या हो चुका, परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट का पॉइजनिंग हुआ है। अब साहब एसिटाइल कोलिन क्या हुआ है, ये इंक्रीज हो गया। हमें क्या पता है, हमें कुछ रिसेप्टर के बारे में अच्छी तरह पता है कि साहब एक होता है, एक क्या होता है, एन एन रिसेप्टर होता है, एक एम रिसेप्टर होता है। अगर मैं M1 की बात करूँ, M2 की बात करूँ, M3 की बात करूँ, ठीक है, ये कुछ रिसेप्टर आप जानते हो अच्छी तरह, और इन्हीं रिसेप्टरों के प्रभाव से ही ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, जो भी आपको बीपी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं M2 की बात करूँ तो मुझे अच्छी तरह पता है कि साहब हार्ट रेट कम होना चाहिए था और बीपी भी कहीं ना कहीं कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर एन एम रिसेप्टर की हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको ऑप्टिमम स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऑप्टिमम ऑप्टिमम स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। ऑप्टिमम से क्या मतलब होता है, इसको इतना स्टिमुलेशन चाहिए कि ये अपना कार्य कर सके, ना तो ज़्यादा ना कम। अगर अगर इसको कम स्टिमुलेट किया जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, आपका माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलेगा, और ज़्यादा स्टिमुलेट होएगा तो कोलिनर्जिक क्राइसिस देखने को मिलेगा इस रिसेप्टर की सहायता से। मतलब बीपी की अभी तक हमने कोई बात नहीं करी है। अब एक चीज मुझे और बताइए, आपको एक डायग्राम में यहाँ पे बता देता हूँ। आपने देखा होगा साहब, यहाँ पे ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की मैं बात करूँ, अगर शुरू में मैं आपको बता के आ रहा था, वहाँ पे यहाँ से कुछ नर्व निकलती है, क्रेनियोसेक्रल यहाँ निकलती है, यहाँ पे एक क्या होता है, गैंग्लिया बनता है, जिस पर क्या होता है, एन एन रिसेप्टर होता है। सेम सेक्रल रिलेशनशिप ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पे एन एन क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये पैरासिम्पेटो क्रेनियो सेक्रल पैरासिम्पेथेटिक की बात कर रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ आपको इनके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं लंबो सेक्रल, थोरिको लंबार, सॉरी, थोरिको लंबार अगर होता है तो यहाँ पे कुछ नर्व निकलती है, यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे कुछ गैंग्लिया बनाया, ऑर्गन की तरफ चला गया, यहाँ पे कुछ ऑर्गन चला गया, यहाँ पर भी एक क्या रिसेप्टर होता है, एन एन रिसेप्टर होता है, एन एन रिसेप्टर होता है। मतलब आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो, निकोटिनिक रिसेप्टर की बात कर रहे हो, एन एन रिसेप्टर की बात कर रहे हो। अगर ये एन एन रिसेप्टर कौन सा वाला, ये एन एन रिसेप्टर ये वाला, ये क्या है, ये सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक। अगर ये सिंपैथेटिक वाला एन एन रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ भी सकता है, उस कंडीशन में बीपी बढ़ भी सकता है। और क्या, अगर ये कब स्टिमुलेट होएगा, कब स्टिमुलेट होएगा, जब बहुत ज्यादा मात्रा में आपका क्या हो, एसिटाइल कोलिन की मात्रा हो। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे काम भी कौन करता है, एसिटाइल कोलिन आके काम करता है। ये जो रिसेप्टर होता है, गैंग्लिया होता है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन काम करते हैं, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में है, ओके। अब साहब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक कहानी लिखनी है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो एन एन रिसेप्टर है, ये जो एन एन रिसेप्टर है, इसको हाइड्रोज चाहिए। किसकी हाइड्रोज चाहिए, एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोज चाहिए। और देखो यहाँ पे मिल रहा है एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोज,
क्यों? क्योंकि परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, एसिटाइलकोलाइन पीक पे पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं हाई डोज हो चुकी है। मतलब अगर मैं इसको स्टिमुलेट करूंगा तो ये क्या है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड रिसेप्टर स्टिमुलेट। और ये कब होता है? हाई डोज रिक्वायर हाई डोज। और अगर ये कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ कोने में छोटा सा लिख लो कि साहब हार्ट रेट भी बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा फाइंडिंग हो रहा है कि जो M3 ब्लॉक या M3 स्टिमुलेट हुआ है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की वजह से ही हुआ है। लेकिन जो हार्ट रेट बढ़ी है वो यहाँ पे M2 रिसेप्टर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो रिसेप्टर का रोल है वो एन रिसेप्टर है। एनएन रिसेप्टर कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एनएन रिसेप्टर होता है, जो गेंगलिया होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। और हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगा तो कहीं ना कहीं बीपी भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पे फाइंडिंग, मुझे पॉसिबल फाइंडिंग देखने का बोला तो साफ सीधी सीधी बात है, उसको क्या हुआ है? उसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस का क्या हुआ? पॉइजनिंग हुआ है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट का क्या हुआ है? उसको पॉइजनिंग देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है साहब, आपका क्या हो चुका है? आपके आपके M1 M2 M3 ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं, उनको ब्लॉक करना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस को हम क्या कर सकते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। वो परमानेंटली एसिटाइलकोलाइन आप कम नहीं करोगे, लेकिन आप सिम्टोमेटिक तो कर सकते हो ना। आप M1 M2 M3 को ब्लॉक कर दो, एसिटाइलकोलाइन बढ़ेगा लेकिन वो उन रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा। एट्रोपिन दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले एट्रोपिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो चुकी है, मैं उसको क्या दूंगा? एट्रोपिन दूंगा। एट्रोपिन में क्या करूंगा? उसको देने वाला हूं। ओके, ये क्या है साहब? ये ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके लिए? फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस और गेनोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑर्गेनोफॉस्फोरस प्लस कार्बामेट। इनका क्या अगर पॉइजनिंग होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आपका? एट्रोपिन होने वाला। कार्बामेट पॉइजनिंग, ठीक है। एट्रोपिन कैसे दोगे आप एट्रोपिन उस कंडीशन में आप आईवी दोगे। एट्रोपिन कैसे दोगे आप? आईवी रूट से दोगे। आपको प्रत्येक एवरी 5 मिनट में आपको क्या देना है? एट्रोपिन देना है। अब क्वेश्चन ये बनता है, कई कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब ने ये बोला है, नर्सिंग स्टाफ ये बोलता है कि डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि इसको एट्रोपिन दे दो। और एट्रोपिन ये कहकर डॉक्टर साहब अपने रूम में जा चुके हैं, अपना फ़ोन साइलेंट कर चुके हैं या फ्लाइट मोड पे कर चुके हैं, और डॉक्टर साहब हमारे नहीं सुन रहे हैं। तो हम कब बंद करें ये एट्रोपिन देना? ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको भी आना चाहिए एट्रोपिनाइजेशन। कुछ साइन होते हैं एट्रोपिनाइजेशन के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आपको कब तक देना है? कि टिल साइन ऑफ एट्रो एट्रोपिनाइजेशन, है ना। जब तक साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन कम्स, तब तक वो नहीं आ जाते। साहब एट्रोपिनाइजेशन क्या होता है? इसके क्या क्या साइन होते हैं? अगर मैं बात करूं एट्रोपिनाइजेशन, एट्रोपिनाइजेशन की हम बात करते हैं। पहला अगर इसका साइन देखेंगे, फिर दूसरा भी देखेंगे, फिर तीसरा भी देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पहले की बात करूँ तो क्या होता है? सिक्रेशन कम होते। क्या होते हैं? सिक्रेशन कम होंगे। क्या होने वाले? सिक्रेशन कम होने वाले हैं। और अगर सिक्रेशन कम होता हो आपको दिख रहा है, ये मतलब मोस्ट रिलायबल साइन अगर आपको एट्रोपिनाइजेशन का कोई बोलता है तो आप यही बोलेंगे कि मरीज में सिक्रेशन कम हो रहे हैं।
क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हुई है, बॉडी के सिक्रेशन बढ़ने वाले, सेलाइवेशन बढ़ने वाला है, आंखों में आंसू निकलने वाले, बहुत बुरा होने वाला मरीज का। और अगर सिक्रेशन कम हो रहे मतलब कहीं ना कहीं एट्रोपिन का अफेक्ट आ रहा है या इफेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लेगा इसका मोस्ट रिलायबल, ठीक है, मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन का मोस्ट रिलायबल साइन आपको बोलना है, ठीक है। एक होता है दूसरा माइड्रियसिस, क्योंकि पिन पॉइंट प्यूपिल हुई थी, प्यूपिल पिन पॉइंट हो गई थी, अब आपको प्यूपिल को बड़ा बड़ा करना है, माइड्रेसिस करवाना है, आपने एंटी कोलिनर्जिक दवा दी, एट्रोपिन दिया, तो क्या होगा माइड्रियसिस, आपने माइड्रेसिस दिया। ये माइड्रेसिस का क्या है, ये मोस्ट कॉमन साइन है, ये क्या है मोस्ट कॉमन साइन है, मोस्ट कॉमन साइन है, किसका मोस्ट कॉमन साइन है, एट्रोपिनाइजेशन, एट्रोपिनाइजेशन, ठीक है। और एक तीसरा साइन बताइए मुझे फटाफट। आपको पता है कि जब आप किसी मरीज को ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग होते हुए देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहा है, उसमें हार्ट रेट का इश्यू होएगा, ठीक है। हार्ट रेट कहीं ना कहीं ज़्यादा भी देखने को मिल रही है, आपको कम भी देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा इनिशियल स्टेज में देखेंगे तो हार्ट रेट कम होती है, अगर अगली स्टेज में देखेंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि एन रिसेप्टर भी इन्वॉल्व हो रहा था। एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन जनरली हार्ट रेट बढ़ाता है। अगर हार्ट रेट जनरली अगर 100 से ज़्यादा है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ एट्रोपिन काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट रेट को हम इन्वॉल्व इस जनरली नहीं करते, क्योंकि आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में भी हमें हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलने वाला था। यहाँ तक आपको समझ में आया, ओके। ये सारा आपने क्या देखा, ये आपने M1 M2 M3 रिसेप्टर की कहानी पढ़ी, लेकिन आप सभी को पता है कि जो एट्रोपिन होता है वो आपका NM रिसेप्टर, और NM रिसेप्टर पे कोई भी कार्य नहीं करता है। याद आया आपको, आपका एट्रोपिन केवल और केवल M1 M2 M3 जो स्विच है इन्हीं को ब्लॉक करता है, बाकी इसके अलावा किसी को भी ब्लॉक करने वाला नहीं है। तो ये लाइन भी मैं लिख लेता हूं ताकि आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन जाए। यानी मैं लिख लूं कि एट्रोपिन कैनॉट रिवर्सल द NM रिसेप्टर फंक्शन। क्यों नहीं करता, बिकॉज एट्रोपिन कांट ब्लॉक NM रिसेप्टर। ये NM रिसेप्टर को ब्लॉक ही नहीं करता है। किसकी बात कर रहे हैं, आपका NM रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो ब्लॉक हुआ है उसको हम थोड़ा बहुत रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए 10 मिनट का और पढ़ लेते हैं इसी में कि साहब एसिटाइल कोलाइन जो एस्ट्रेज है ये क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो इसको रीएक्टिवेट करेंगे, रीएक्टिवेटर है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ ऑक्जाइम होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ऑक्जाइम होते हैं, ऑक्जाइम क्या होते हैं, कुछ ऑक्जाइम होते हैं। ऑक्जाइम में कौन कौन, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे पैरा या प्राली प्रालीड ऑक्जाइम, प्रालीड ऑक्जाइम इसको शॉर्ट में PAM भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है डाईएसिटाइल मोनोक्साइम, डाईएसिटाइल मोनोक्साइम, ठीक है, जिसको हम डैम भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैम। अब साहब यहाँ पे हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्जाइम क्या करते हैं, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज ब्लॉक हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उस थोड़े बहुत ब्लॉकेज को हम रोक सके, नहीं अगर ब्लॉक होएगा तो एसिटाइल कोलाइन का लेवल बढ़ेगा और समस्या होने वाली है।
तो आइए इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग हुआ, कार्बामेट का पॉइजनिंग हुआ, ड्रग ऑफ चॉइस हमने क्या बताया, एट्रोपिन हमने ड्रग ऑफ चॉइस बताया। एट्रोपिन हमने ड्रग ऑफ चॉइस बताया जो कि M1 M2 M3 रिसेप्टर पे काम करता है। अब साहब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की या इनकी पॉइजनिंग हुई है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को आप रीएक्टिवेट कर रहे हो, तो इसको ड्रग ऑफ चॉइस हमने नहीं बोला। हाँ, ये जो ऑक्जाइम होते हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिख दूँ कि ऑक्जाइम ऑक्जाइम आर नॉट DOC फॉर ऑर्गेनो ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बोनेट पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बामेट पॉइजनिंग समझ में आ रहा है। अब साहब एक बात और है, ये आपने पढ़ लिया कि साहब ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं था, दूसरी बात और पढ़ लेते हैं। जो ऑक्जाइम होते हैं ये क्या करते हैं, केवल और केवल ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए ही काम में लिए जाते हैं। ओनली फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए ही क्या लिए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। आइए क्यों, आपको एक डायग्राम से बताते हैं, ये आपको समझ में आएगा। ये एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है, इसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज इसका नाम है। यहाँ पे क्या है, एक साइट है, यहाँ पे भी क्या एक साइट है। इस साइट का नाम क्या है, एस्ट्रेटिक, इसका नाम क्या है, एस्ट्रेटिक साइट होने वाला है। और ये जो साइट है इसका नाम क्या है, एनायनिक, इसका नाम क्या, एनायोनिक नाम होने वाला है। अब साहब इसमें जनरली क्या होता है, ये रैंडम है, एसिटाइल कोलाइन आया, एसिटाइल कोलाइन आया, एसिटाइल कोलाइन आया, और वो इस एस्ट्रेटिक साइट की सहायता से, इस एस्ट्रेटिक साइट की सहायता से किस में बदल गया, आपका कोलाइन में बदल गया, और एसिटिक एसिड में ये क्या हो गया, बदल गया। कोलाइन और एसिटिक एसिड में आपका बदल गया, किसकी सहायता से, एस्ट्रेटिक की सहायता से। ये जनरल डायग्राम होता है, एसिटाइल कोलाइन का जनरल डायग्राम होता है। यहां तक आप समझ में आया। अब साहब क्या हुआ, पॉइजनिंग हुआ, किसका पॉइजनिंग हुआ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग हुआ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग हुआ। ऑर्गेनोफॉस्फोरस का अगर पॉइजनिंग हुआ तो उस केस में क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम का वही आपका एस्टेटिक साइट, ये एनायनिक साइट, इस एस्टेटिक साइट पे आके क्या जुड़ जाता है, आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस आके जुड़ गया। अब ये क्या हो गया, परमानेंटली आके यहाँ पे जुड़ चुका है। ठीक है, अब साइट क्या है, परमानेंट, आप यहाँ परमानेंटली। अब ये साइट क्या है, नॉट फ्री फॉर एसिटाइल कोलाइन के लिए फ्री नहीं है ये साइट। आपने क्या दिया, आपने इस मरीज को ऑक्जाइम दिया, क्या दिया, ऑक्जाइम दिया। आपने इस मरीज को क्या दिया, ऑक्जाइम दिया। अब साहब ये ऑक्जाइम क्या करती है, ये ऑक्जाइम कुछ और कार्य करती है। कौन से वाले कार्य, आपने दो साइट के बारे में पढ़ा था, इस रिसेप्टर पे दो साइट होती है। ठीक है, पहली होती है एस्ट्रेटिक होती है, जहाँ पे आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस चिपका हुआ है। आपने क्या दे दिया, ऑक्जाइम दे दिया। ऑक्जाइम कैसा दिखता है, ऑक्जाइम ऐसा दिखता है, बिल्कुल मासूम सा, ये ऑक्जाइम है। और ये आपका ऑक्जाइम इतना मासूम है, ये ऑक्जाइम इतना मासूम है कि एनायोनिक साइड पे जुड़ चुका है और एस्ट्रेटिक साइड पे आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस जुड़ चुका है। इतना मासूम है कि इसे देख के ऑर्गेनोफॉस्फोरस अट्रैक्ट होता है और क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, इतना मासूम है। और ये अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठाने के बाद ये क्या करता है, इसके रिश्ते तोड़वा देता है। किससे रिश्ते तोड़वा देता है, एस्टेरेटिक जो साइट है उससे इसके रिश्ते तोड़वा देता है। इतना मासूम है ये, इसके संबंध खराब कर दिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के संबंध खराब कर दिए। तो साहब यहाँ पे हमें क्या स्थिति देखने को मिली, हमें ये स्थिति देखने को मिली कि एक एंजाइम होता है, यहाँ पे एक साइट होती है, यहाँ पे एक दूसरी साइट होती है। आपका क्या आया यहाँ पे, आपका मासूम और
ये मासूम आ गया आपका, ठीक है, ऑक्जाइम आ गया। और इस ऑक्जाइम से क्या आ चुका है, ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस जुड़ चुका है। और जो आपकी एस्टरेटिक साइट है, ये साइट फ्री हो चुकी है। किसके लिए फ्री हो चुकी है, एसिटाइल कोलाइन के लिए फ्री हो चुकी है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अभी तक ऑर्गेनोफॉस्फोरस की मैं बात कर रहा हूँ। अब साहब कार्बामेट की भी बात कर लेते हैं, कार्बामेट की बात कर लेती है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की हमने बात की थी। अब कार्बामेट, कार्बामेट पॉइजनिंग की भी बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, वही आपका एंजाइम है, ठीक है, वही आपकी एक एस्टेटिक साइड, एक एनायनिक साइड। कार्बामेट कार लेके आता है, क्या लेके आता है, कार्बामेट कार लेके आता है। कार कैसी होती है, बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो साहब ये ऑक्जाइम कार्बामेट, ये कार्बामेट आ चुका, इसने इस एस्टेटिक साइड को भी ब्लॉक कर दिया, एनायनिक साइड को भी ब्लॉक कर दिया। ऑक्जाइम के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो ऑक्जाइम के लिए अगर जगह ही नहीं छोड़ी तो फिर काम कैसे करेगा, ऑक्जाइम के लिए जगह ही नहीं छोड़ी तो काम कैसे करेगा। इसीलिए ऑक्जाइम कार्बामेट पॉइजनिंग के अंदर, कार्बामेट पॉइजनिंग के अंदर एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को रीएक्टिवेट नहीं कर पाता। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।